मैं ना हमें बुला लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज हमारे दरमियान एक ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो कि हमारे प्रोफेशन के अंदर क्रिमिनल वकालत के अरूज पर मौजूद हैं। बहुत कम उम्र के अंदर आउटस्टैंडिंग वकील हैं और हमारे लिए तुर्रा इम्तियाज़ ये भी है कि हमारे वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं पंजाब बार काउंसिल, इनका घर भी है और ये यहाँ पे हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक हाईली प्रोफेशनल लॉयर जो अभी भी प्रोफेशन की मसरूफियत को छोड़ते हुए आप तमाम दोस्तों के दरमियान मौजूद हैं। हमारे लिए ऑनर है द शाइनिंग लाइट ऑन द क्रिमिनल साइड जनाब फरहाद अली शाह, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। सर आपके स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जो तारफ़ अहमद साहब ने नहीं कराया वो कराना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग अभी मुझे काफ़ी नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, तो लॉ कॉलेज से जब आप निकलते हो तो प्रोफेशन में जब आप एंटर होते हैं तो आपको अपने टीचर्स जो हैं वो आपको प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पे मिलते हैं, वो आपके मेंटोर्स होते हैं। तो आई एम लकी इनफ कि जब मैं लॉ कॉलेज में था तो अहमद साहब हमें वहाँ पे एज ए विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाया करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए ऑनर भी है और एक बहुत बड़ा तारफ़ है जो अहमद साहब हमेशा स्किप कर देते हैं और मैं याद कराता हूँ कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट हाँ। मैं अपने खाते में लेना नहीं चाहता, आप बहुत आगे हमारे मेरे लिए ऑनर है। फर्स्ट थिंग इज़ कि बार वोकेशनल कोर्स जो है मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और अहमद क़य्यूम साहब के पार्ट पे मैं समझता हूँ कि क्रेडिट इसलिए जाता है कि बार वोकेशनल कोर्स का कंसेप्ट अहमद साहब बहुत पहले लेके आए और मुझे याद है कि सिविल कोर्ट से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ और 15-20 की स्ट्रेंथ के एक छोटे से कमरे से ये स्टार्ट हुआ। फिर अहमद साहब ने हाई कोर्ट बार में आके इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया और फिर सब्सिक्वेंटली पंजाब बार काउंसिल के अंदर आके लीगल एजुकेशन कमेटी का जो सही मायने में काम था कि नए एंट्रेंट्स को एक मौका फराहम किया जाए कि जिसके तहत उन्हें लॉ के प्रोफेशन की एंट्री गेट के ऊपर उनको कम से कम एक रास्ता दिखाया जाए कि वो एक सही डायरेक्शन में मूव कर सकें। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। यू आर लकी इनफ कि आप एक अच्छे प्रोफेशन में एंटर हुए हैं और इस प्रोफेशन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे बिल्कुल आपने अपने जहन में ये नहीं लाना कि जो टॉपर था वो यहाँ पे बहुत लीड करेगा। ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि मैं आपके सामने एक बैक बेंचर बैठा हूँ, मैं इसको ऑन करता हूँ कि मैं बैक बेंचर था इन लॉ कॉलेज। अहमद साहब को याद होगा। तो आप मेहनत जब करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाते हैं और आप दिन ब दिन ग्रो करते हैं और ग्रेजुअली फिर आप उस पोजीशन पे जाते हैं कि जब लॉयर्स के प्रोफेशन के अंदर एक बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि जी बहुत ज़्यादा रश है, जी इतने वकील हैं। कोई वकील नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि बार कौंसिल से एनरोल होने वाला शख्स सिर्फ एक लाइसेंस लेके जा रहा है, वो वकील नहीं होता। वकील उसको अदालतों के वो बरामदे बनाते हैं कि जहाँ पे वो अपनी मेहनत करता है और अपना लोहा जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी होती हैं वो सीखता है और फिर उस लोहे को वो बनवाता है। तो आपके पास अर्ली टाइम के अंदर जो मेन थिंग इज़ कि आप अपने प्रोफेशन के अंदर ग्रो करने की विल पावर आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने दी है आप उसको यूटिलाइज करें। बार वोकेशनल कोर्स के अंदर मुख्तलिफ जो हमारे फील्ड के अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर है, मैं ये क्योंकि ख़ुद भी फॉलो करता हूँ अहमद साहब को, मैं देखता रहता हूँ, तो अभी तक जो लोग आए वो अपने अपने फील्ड के मायानाज किस्म के लॉयर्स हैं जो अहमद साहब की रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए। तो मेरा क्योंकि क्रिमिनल साइड का प्रैक्टिस है, सेशन ट्रायल से स्टार्ट किया, सेशन ट्रायल्स फिर हाई कोर्ट किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के एनरोल हुए तो सुप्रीम कोर्ट के काम आप करना शुरू कर देते हैं। तो फिर 2002 से स्टार्ट होने वाला सिलसिला सेशन कोर्ट से 2023 में आके पंजाब हुकूमत ने रिक्वेस्ट की तो मैंने आके एज ए पीजी पंजाब सिर्फ इस बात पे कि एज असाइनमेंट के प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट में बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत सा काम करने के लिए जो हम समझते हैं कि गैप्स हैं और फ्लॉज हैं, तो आपको एक मौका मिला तो हमें करना चाहिए, हम उसको कर रहे हैं। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कशन के लिए या लेक्चर में लेके आए, टोटली न्यू सब्जेक्ट, एंटी रेप एक्ट 2021। अब इस एक्ट का मेरे पास एक ऑप्शन थी,
मैं आपको जर्नल CRPC पे लेक्चर देता, मैं आपको किसी ऐसे सब्जेक्ट पे लेक्चर देता जैसे CNSA का सब्जेक्ट है, जैसे मर्डर ट्रायल है, जैसे कोई और सेशन ट्रायल है, लेकिन आई ऑप्टेड कि मैं आपको एक नए सब्जेक्ट की तरफ लेके जाऊँ, एक नए लॉ की तरफ लेके जाऊँ कि जिस पे हमारे मुल्क को इस वक्त जिस पे हमारी इकॉनमी खड़ी है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि इकॉनमी का जुर्म से क्या ताल्लुक है। तो मेरा यहाँ पे आपसे सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कोई शख्स मुझे इस सवाल का जवाब देगा, वो आखिर में मुझे बुरहान नज़र आ रहा है, बुरहान क्या ताल्लुक है जुर्म का इकॉनमी से? इकॉनमी से क्या ताल्लुक होगा? अच्छा आप बैठ जाओ बुरहान, आप बताओ। एक मिनट हाथ खड़ा करें जी, आप खड़े हो, आप बताएं। सर जब क्राइम रेट ज़्यादा होता है तो लोग फिर अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की तरफ जाते हैं। अच्छा बैठ जाएं, आप ग्राउंड रियलिटी पे जा रहे हैं, आगे चलें। क्राइम रेट कम होगा तो इन्वेस्टर सेफ फील करेगा। अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा आप सर ये जो क्राइम है, क्राइम विल एक्ट एज अ मॉडरेटर फॉर द इकोनॉमी। अगर क्राइम रेट और ये इकोनॉमी है इट इज इनवर्स इन प्रोपोर्शन। जब क्राइम रेट नीचे होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी और इन्वेस्टमेंट आएगी, FDIs आएंगी, और इस FDI से मजीद हमारे जो लॉज हैं दैट विल गेट स्ट्रेंथन। जी आप बताएं। सर एसेंशियली हमारा 50% ऑफ हमारी आबादी जो है वो फीमेल्स हैं। अगर वो वर्कफोर्स करती हैं ज्वाइन फीलिंग से तो हमारी इकॉनमी जो बूस्ट होगी और ऊपर जाएगी। अच्छा ये प्रॉब्लम है इकॉनमी का, देखो लाइट चली। ये कौन सुबह ये मल्टीपल टाइम होता है जी, बीच में पकड़ के। आप प्लीज कैरी ऑन। अच्छा अब ये वो कॉन्फिडेंस है आप लोगों के अंदर कि आपने जवाब देने को इस हॉल में से बैठे हुए 100 लोगों में से 5 लोगों ने प्रेफर किया कि हमें जवाब देना चाहिए अपने अकल और अपनी शऊर के मुताबिक। तो वकील का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि जो उसके अंदर विल है वो जवाब देने के साथ साथ उसको रेलिवेंट जवाब देना जो है दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आपके पास रेलिवेंट जवाब हो। अब मैं आपके सामने वो रेलिवेंस रखूँगा कि जिसकी वजह से मैंने आपको सवाल किया है। सबसे बड़ी बात जो है कि जो इकॉनमी की हम बात करते हैं कि क्यों ये जुर्म का या कानून साजी की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। GSP प्लस एक सब्जेक्ट है, वो आज आपने नेट पे जाके पढ़ना है। GSP प्लस सब्जेक्ट, GSP जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP प्लस सब्जेक्ट जो है यूरोपियन यूनियन के हवाले से और ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम जितने भी कन्वेंशंस के सिग्नेटरी हैं उसके अंदर हमने साइन किया कि बीइंग सिग्नेटरी हम ह्यूमन राइट्स का ख्याल करेंगे, हम लेबर राइट्स का ख्याल करेंगे, हम एनवायरमेंटल लॉज का ख्याल करेंगे। तो उस हवाले से हम उन कन्वेंशंस पर जो लेजिस्लेशन करते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, यूरोपियन यूनियन के हवाले से, यूरोपियन कम्युनिटी के हवाले से, उस GSP प्लस सब्जेक्ट के हवाले से कि अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी जाती है हमारे मुल्क की या किसी भी उस सिग्नेटरी की, तो जितनी हमारी यहाँ से एक्सपोर्ट है उसके ऊपर हमें वो टैक्स में रिबेट देते हैं कि जिससे आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपको जो ज़र मुबादला मिलता है उससे आपकी इकॉनमी जो है वो डायरेक्टली लिंक कर देते हैं। अब बात समझ आइए आपको कि किस तरह से इकॉनमी और क्राइम का मैंने आपके सामने जो एक लिंक रखा है। अब उस GSP प्लस के हवाले से और ह्यूमन राइट्स के कन्वेंशंस के हवाले से हमने जो नई लेजिस्लेशन की है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, रिगार्डिंग फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन। अब सबसे पहला लॉ जो है दैट इज़ एंटी रेप एक्ट 2021 जो आपके सामने आज हम जिसको डिस्कस करेंगे, जिसके तहत आपने पिनल कोड के अंदर डेफिनेशन ऑफ रेप को चेंज कर दिया। हमारे पास अक्सर ये होता था कि हम अदालत में बैठे हैं तो एक वकील साहब आके कहते हैं कि जनाब ये देखें कि ये एक बच्चे के अगेंस्ट ये क्राइम हुआ है तो ये 377 PPC बनता है। आप लोग PPC की पढ़ के आए हो, आप PPC के स्टूडेंट हो, तो ये इन्होंने 376 की FIR कहा हो। देखो जी पुलिस तो इनको पता ही नहीं है, हालांकि पता उस वकील साहब को नहीं है
कि सेक्शन अमेंड हो गया है और अब सेक्शन के अंदर 375 के अंदर विक्टिम की डेफिनेशन दे दी है। और विक्टिम की डेफिनेशन एंटी रेप एक्ट आने के बाद विक्टिम मींस कोई भी फीमेल और 18 साल का मेल चाइल्ड अगर उसके साथ कोई किसी किस्म का भी अक्रंस के जो रेप को की डेफिनेशन के अंदर क्वालिफाई करती हो, तो सिमिलर नेचर के ऊपर मेल चाइल्ड जो मेजर नहीं है 18 ईयर्स तक के और फीमेल के हवाले से रेप की डेफिनेशन एंटी रेप एक्ट ने चेंज कर दी। अब एंटी रेप एक्ट लाने के बाद इसको इन्फोर्स करना है। इसको इन्फोर्स करने के लिए डेजिग्नेटेड कोर्ट्स बनाई गई हैं और आप इसके अंदर जब रूल्स देखेंगे तो इस एंटी रेप एक्ट के अंदर रूल्स दिए गए कि जिसके तहत डेजिग्नेट कर दी गई हैं अब कोर्ट्स जो एंटी रेप एक्ट के केसेस को ट्राई करेंगी। और एक और बात जो आपके सामने आपके गोशगुजार करूंगा कि आम तौर पर क्रिमिनल केसेस के सीआरपीसी कोई टाइमलाइन नहीं देता। अब एंटी रेप एक्ट ने कहा जो रूल्स दिए कि कोई भी कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेगी इस केस की, कॉग्निजेंस समझते हो ना आप, कॉग्निजेंस लेगी तो इंडाइटमेंट मतलब चार्ज फ्रेम करने के बाद विद इन 4 months इसका ट्रायल कंक्लूड करना है। मैंडेटरी प्रोविजन दे दी उन्होंने कि जजेस ड्यूटी बाउंड के आफ्टर इंडाइटमेंट आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 4 month के अंदर इसका ट्रायल करना है। इसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन SSIOU जो है, स्पेशल सेक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो डेजिग्नेट कर दिए गए पुलिस ऑफिसर्स के इसकी तफ्तीश जो है वो पुलिस नहीं करेगी बल्कि पुलिस का विंग जो SSIOU है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ एंटी रेप एक्ट वो तफ्तीश करेगा। फिर एंटी रेप एक्ट जब आप देखेंगे तो एंटी रेप एक्ट हाथ खड़ा करना है आप में से किसी ने जिसने एंटी रेप एक्ट पढ़ा हो। आपने पढ़ा है? कितने शेड्यूल हैं इसमें? 2 हैं। क्या फर्क है इन्वेस्टिगेशन का? पढ़ा था? ये अभी खोला है नेट पे? अच्छा आपने अच्छा सबूत दिया। वकील में होना चाहिए ये, स्पीड से काम करना। अच्छा अब आपको एक और बताता हूँ, वकील की क्वालिटी ये है कि हाफ नॉलेज नहीं होगा आपके पास। आपने वो बात कोट करनी है जिसका आपको फुल नॉलेज होगा। जैसे मैं आपके सामने एक मिसाल रख के जाता हूँ कि आज यहाँ आने से पहले एंटी रेप एक्ट आपको नहीं पता था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप इंशाअल्लाह ताला मास्टर हो जाएंगे एंटी रेप एक्ट के ऊपर कि ये लॉ है। तो ये है बेसिकली सीखने का अमल। तो पुलिस को 2 शेड्यूल दे दिए एंटी रेप एक्ट के अंदर, उसके अंदर ऑफेंसेस दे दिए उन्होंने कि एक्ट के अंदर ये सेक्शंस अगर होंगे तो ये शेड्यूल 1 है, ये सेक्शंस होंगे तो ये शेड्यूल 2 है। तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल 1 को SSIU इन्वेस्टिगेट करेगा और शेड्यूल 2 के ऑफेंसेस जो हैं उसको सुपरवाइज करेगा कोई पुलिस SSIU का ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ 17 ग्रेड। अब 17 BPS अगर पुलिस का आप देखें तो या वो DSP लेवल का ऑफिसर होगा या वो ASP लेवल का ऑफिसर होगा, जो नॉर्मल कोर्स के अंदर SDPOs कहलाते हैं कि वो सुपरवाइज करेंगे उस SSIU को बीइंग द ऑफेंस ऑफ शेड्यूल 2। अब शेड्यूल 2 के ऑफेंसेस थोड़े संगीन नौयत के ऑफेंसेस हैं, जैसे 376(3) है, जैसे अगवा के हवाले से है, 302 के हवाले से है, 336B के हवाले से है, एसिड थ्रो के आपने जो केसेस सुने हैं देखे हैं, तो उसको सुपरविजन का उन्होंने प्रोविजन दे दी। अब इसके बाद नॉर्मल कोर्स के अंदर अगर आप CRPC पढ़ के आए हो, आपने 173 CRPC पढ़ा है, 173 CRPC मैकेनिज्म देता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट तैयार करनी है अकॉर्डिंग टू पुलिस रूल्स। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने? अब जिसको आम हालात में हम चालान कहते हैं, तो नॉर्मल कोर्स के अंदर पुलिस रूल्स ये कहते हैं 173 के साथ मिला के पढ़ने पे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी केस डायरी रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन लिखेगा और लिखने के बाद कंसर्न्ड SHO को भिजवा देगा और कंसर्न्ड SHO 173 की प्रोविजन रेड विद पुलिस रूल्स वो चालान जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है
चलान की आपने कॉपी देखी होगी, वो मुख्तलिफ खाने बने होते हैं कि पहले खाने में कंप्लेनेंट का नाम है, दूसरे खाने के अंदर एक ऐसा एक्यूज्ड है, या वो पुलिस तफ्तीश में बेगुनाह है या पुलिस तफ्तीश में वो पीओ हो गया था। क्या डिफरेंस होता है? किस तरह पता चलता है चलान को देखने पे कि ये पीओ शख्स है या ये पुलिस तफ्तीश में इनोसेंट है? हाथ खड़ा करें, कौन बता सकता है? बुरहान तो पहले ही गलत जवाब देता है, आप बताओ पहले। सर उसमें दो खाने बने होते हैं, एक में वो होता है जो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने उसको नहीं, मैं खाना नंबर 2 का पूछ रहा हूँ। हाँ बुरहान तुम बताओ, दूसरी कौन सी होती है? हाँ ये सही जवाब दिया इसने। जो इनोसेंट होता है उसको वो रेड रोशनाई से लिखते हैं। हाँ ऐसे ही है, फोटोकॉपी मैंने जान के वोट किया है। फोटोकॉपी से कैसे पता तो ये मैंने जान के नहीं, चलान का जो है ना ओरिजिनल फॉर्म से हमने देखा, अच्छा, क्योंकि original कोर्ट ने समन करना ना। नीली से और नीली से और काली से लिखा है तो क्या होगा? तो ये मैंने कंफ्यूज किया है। हाँ रेड से लिखा है तो पीओ है, नीली से या काली से लिखा है तो इट अमाउंट्स के पुलिस तफ्तीश के अंदर वो बेगुनाह है। ये है बेसिक डिफरेंस। अब तीसरे में या चौथा जो आप बात कर रहे हो 2 खानों वाली, कि पुलिस की तफ्तीश में गुनहगार हो गया एक शख्स, मटीरियल उसके पास आ गया, आईओ के पास, उसने उसको गिरफ्तार कर लिया, काबिल गिरफ्तारी सबूत जो था मिसल पे आ गया, तो कोर्ट ने जुडिशल कर दिया। अब अगर चलान आने तक वो बिहाइंड दी बार है, जुडिशल है, तो उसका खाना नंबर 3 में। अगर वो बेल आउट हो गया था जुडिशल होने के बाद तो उसका श्योरिटी बॉन्ड लगा होगा, उसको खाना नंबर 4 में लिख देंगे। पुलिस तफ्तीश में दोनों खाने जो हैं वो गुनहगार के हैं, लेकिन अब उनका स्टेटस क्या है? वेदर द एक्यूज्ड इज बिहाइंड द बार और हिज कस्टडी वाज डिलीवर्ड टू अगेंस्ट श्योरिटी बॉन्ड टू द श्योरिटी। कि अब कोर्ट ने जब समन करना है तो कोर्ट ने देखना है कि अगर वो खाना नंबर 2 में आया था तो रेड रोशनाई वाले का कि जी इसकी हद तक इश्तिहार निकल गया था, परपेचुअल वारंट्स निकाल दो कि जब गिरफ्तार होगा इस कोर्ट में ले आओ। और अगर 3 खाने में लिखा हुआ है तो मतलब है यह है कि ये बिहाइंड द बार है, इसको वारंट पे जेल से बुलाना है कि जेलर उसको पेश करे। और अगर 4 में है तो उसको श्योरिटी को, जो श्योरिटी बॉन्ड लगा उसको नोटिस होना है कि भाई तुमने श्योरिटी दी थी कि जब बुलाओगे मैं ले आऊँगा तो लेके आओ। तो ये बेसिकली चलान। अब इस एंटी रेप एक्ट के अंदर इट इज स्पेशल स्टैट्यूट, ये एक स्पेशल लॉ है। इसकी प्रोविजन ने ये कहा कि SSIU जब तफ्तीश मुकम्मल करेगा तो वो पुलिस रिपोर्ट 173 के तहत SHO को नहीं देगा, वो देगा खुद जाके कंसर्न प्रोसिक्यूटर को, क्योंकि इसके अंदर डेजिग्नेटेड प्रोसिक्यूटर दिए गए हैं कि हमें एम्पावर किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कि जब तक हम एंटी रेप एक्ट के लिए प्रोसिक्यूटर प्रोविंस में नहीं देते उस वक्त तक प्रोविंस का PG एडिशनल चार्ज रखेगा इस एक्ट के तहत, और वो अपने नोटिफाई करेगा प्रोसिक्यूटर्स उन 197 कोर्ट्स के लिए जो क्रॉस पंजाब के प्रोविंस के अंदर स्पेशली डेजिग्नेट किए गए जजेस टू ट्राई द ऑफेंसेस रिगार्डिंग एंटी रेप एक्ट। समझ गए बात? तो अब मेरा सवाल आप लोगों के सामने ये रखूंगा कि 173 तो कहता है कि SHO को दो, वो जमा कराएगा। एंटी रेप एक्ट कहता है कि नहीं, आप खुद जाके प्रोसिक्यूटर के पास जमा कराएंगे। तो क्या प्रिवेल करेगा? कैसा खूबसूरत जवाब दिया है। स्पेशल लॉ अगर खामोश हो किसी बात पे तो जनरल लॉ आ जाएगा, कोड आ जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोविजन स्पेशल लॉ प्रोवाइड कर रहा है तो उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, उस एक्ट के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। अब आपके साथ एक सवाल मैं करूंगा और उसका जवाब मैं अब एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग देंगे। अगर 2 एक्ट एक दूसरे के मुतजाद आगे खड़े हो जाएं, जैसे 336B के जो एसिड थ्रोइंग का जो आप लोग सुनते हैं कि बर्न कर कोई तेजाब फेंकता है उसे बर्न हो जाता है, तो 336B का ऑफेंस है। ATA का शेड्यूल कहता है कि इसको ट्राई करना है ATC के जज ने, हमारा ये शेड्यूल कहता है कि इसको ट्राई करना है एंटी रेप एक्ट के जज ने। कौन सा प्रिवेल करेगा? अब 2 बातें यहां पे आएंगी, लेटर लॉ भी और आपने उस एक्ट को भी देखना है। एंटी रेप एक्ट के अंदर ये से डिस्टर्ब हो रहा है,
एंटी रेप एक्ट के अंदर प्रोविजन मौजूद है कि अगर ये किसी एक्ट के साथ मुतजाद हो जाएगा तो एंटी रेप एक्ट बीइंग स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड इन एंटी रेप एक्ट ये प्रोवेल कर जाएगा। तो ये आपको ये थोड़ा आपको साथ साथ एक जनरलाइज भी आपकी ट्रेनिंग मैं समझता हूँ कि साथ साथ आपकी एक कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए कि स्पेशल लॉ जो है उसका क्या, और स्पेशल लॉ के अंदर जो प्रोसीजर दिया जाएगा वो स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, वो ओवरराइड कर जाएगा जनरल रूल के ऊपर। तो ये बेसिक इसके बाद। अब इसके बाद एंटी रेप एक्ट के अंदर हमारे प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं कि उनको पूरे तरीके से उन कोर्ट्स के अंदर प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करनी हो ऑन दी बिहाफ ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसके साथ साथ फिर हम एक नया चैप्टर इसके अंदर लेके आए जो कि पहले नहीं था। अब एक चीज़ आपने और भी सोचनी है कि जीएसपी के साथ साथ हमने ज़ैनब अलर्ट बिल जो था, आपको कसूर वाला वाक़या याद होगा कि ज़ैनब बच्ची वाला जो केस था उसके बाद बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हुई सोसाइटी के जी अब इनफ इज़ इनफ और हमें ऐसे कानून चाहिए। तो ज़ैनब अलर्ट बिल के हवाले से इसके अंदर ये एक्ट जो थे इनको इंट्रोड्यूस किया गया। अब इन एक्ट्स को हम पूरे तरीके से इन्फोर्स कर रहे हैं। अब इन्फोर्समेंट करते हुए इसी के अंदर सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्रेशन एक नया मैकेनिज्म आया जो पहले कभी भी हमारे पास सीआरओ के अलावा नहीं था। सीआरओ के अंदर साइकिल चोरी की उसका भी रिकॉर्ड रख लो, आपने कार चोर है उसका भी रिकॉर्ड रख लो, कातल है उसका भी रिकॉर्ड रख लो, सीआरओ। लेकिन इसके अंदर क्या किया उन्होंने कहा कि इस ऑफेंस के हवाले से जो प्रीवियसली कॉन्विक्टेड होंगे उन लोगों को उनका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा कि अगर फर्ज महाल कल कला किसी भी सीक्वेंस के अंदर ये जुर्म अगर रिपीट होता है तो सबसे पहले आप उन लोगों को जो प्रीवियसली कॉन्विक्टेड थे उस इलाके के उनकी नकलो हरकत आपने देखनी है। फिर वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि उन्होंने अगर कहीं जाना है तो थाने को इतला दे के जाना है, अगले जहाँ जिस थाने में जा रहे हैं वहाँ पे इतला देनी है। तो पूरा एक मैकेनिज्म दिया है टू क्रिएट कि आप पूरे तरीके से उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट ना करें लेकिन उसको मॉनिटर कर लें। कि आपको पता हो कि इस दिन अगर यहाँ पे लाहौर में अगर कोई इस किस्म की अक्रेंस हुई है तो यहाँ के प्रीवियस कॉन्विक्टेड कौन थे और थाने के अंदर लाहौर के किस किस थाने के अंदर आके इस किस्म के प्रीवियस कॉन्विक्ट ने अपनी हाजिरी लगवाई थी कि जी मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने अपने सवाल लिख लें, मैं एंड पे आपसे सवाल लूँगा। तो वो एक सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर के हवाले से वो भी पूरा एक मैकेनिज्म जो है हमारे जो कंसर्न प्रोसिक्यूटर हैं जितनी कन्विक्शंस होती हैं उसको फॉरवर्ड करते हैं और वो कन्विक्शंस जो हैं फिर इस एक्ट के तहत हम नेशनल पुलिस ब्यूरो को, सॉरी यार इस तरफ थोड़ा सा मेरा कम ध्यान है लेकिन मैं आपको पूरे तरीके से बैलेंस करूँगा। तो नेशनल पुलिस ब्यूरो को हमारे प्रोसिक्यूटर्स जो हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं और उस प्रोविजन पे नेशनल पुलिस ब्यूरो फिर वो नादरा को भिजवाता है ताकि एक हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर वो लोग जो इस सब्जेक्ट के कॉन्विक्टेड हैं प्रीवियसली उनका रिकॉर्ड है तो वो हम उनको वन क्लिक के ऊपर देख सकें। तो इसके बाद हमने मेरे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में आने के बाद मैंने सबसे पहले इन एक्ट्स को इन्फोर्स करने के हवाले से जो गैप्स थे उन गैप्स पे काम किया। अब हमने एक इंटीग्रेशन की है पुलिस की और प्रोसिक्यूशन की कि पुलिस का अपना एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिस पे वो काम करे, दैट इज़ नोन एज पोल काम। हम अपने सिस्टम पे काम करें, दैट इज़ कॉल्ड एज CFMS केस मैनेजमेंट केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम जो CFMS हमारा, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट कि जैसे ही कोई FIR रजिस्टर्ड होती है उसका डाटा पोल काम हमारे सिस्टम में डालता है। हमने ऑल अक्रॉस पंजाब अपने प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनको डेलीगेट कर दिए पार्स के वो एक थाने के हवाले से उनके पास इख्तियार आ गया कि वो अपनी जब FIR आती है तो उसके ऊपर वो लाइन ऑफ इंक्वायरी जारी करते हैं कि जी आपने विटनेसेस विदाउट डिले रिकॉर्ड करने, पोस्टमार्टम कराना है, जो भी आपका केस है, अगर आपका इंजरी का केस है तो मेडिकल कराना है, अगर आपके पास मॉडर्न डिवाइसेस हैं तो इश्तियाक मिर्ज़ा केस के अंदर जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके मुताबिक आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म हमने बनाया जिसके तहत लाइन ऑफ इंक्वायरी देने के बाद पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है ऑन लाइन्स पे और उसके बाद वो अपना पुलिस रिपोर्ट बना के हमारे पास लाते हैं और हमारे प्रोसिक्यूटर हमारा जो पंजाब प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट है उसका सेक्शन 9(5) के तहत स्क्रूटनी करते हैं और जो उसके अंदर गैप्स होते हैं या उसमें कमी कोताही होती है उसको ऑब्जेक्शंस के सीक्वेंस में हम वापस करते हैं और पुलिस इस ड्यूटी बाउंड के उन ऑब्जेक्शंस को वो पूरे तरीके से क्लियर करने के बाद, दुरुस्तगी करने के बाद
कंप्लाइंस करने के बाद प्रोसिक्यूटर की एडवाइस पे वो वापस जमा कराते हैं, उसके बाद हम उसको सेंड टू कोर्ट करते हैं और कोर्ट में जाने के बाद फिर कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस लेने के बाद ट्रायल करती है। तो ये एक बेसिकली मैकेनिज्म है। अब उस चीज़ को कि इन केसेस को पूरे तरीके से देखने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है, हम लेके आए हैं GBV ट्रैकर, जेंडर बेस्ड वायलेंस ट्रैकर, कि हमारे पास पंजाब में जितनी भी FIR दर्ज होती है सुबह 9 बजे हमारा हाई प्रोफाइल सेल है प्रोसिक्यूशन ऑफिस का, वो FIRs मेरे पास आती हैं, सिस्टम में से निकल के ऑन 1 क्लिक के लाहौर में इतनी हैं, बाकी 35 अजला की ये FIRs हैं। उन FIRs को हमारा हाई प्रोफाइल सेल जो है वो डेजिग्नेटेड प्रोसिक्यूटर्स को हमारे सिस्टम से, फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम से उनको फॉरवर्ड कर देता है कि वो प्रोसिक्यूटर सेंसिटाइज हो जाएं कि पहले दिन ही वो अपनी लाइन ऑफ इंक्वायरी दें, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के साथ ऑन बोर्ड हो जाए और अपनी सुपरविजन के अंदर तफ्तीश कराएं, ताकि हम इन केसेस के कल्प्रिट्स को आयरन हैंड्स के साथ ट्रीट करें, ताकि हमारा जो रेशो है कन्विक्शंस की जो सिर्फ और सिर्फ 7% पे है अपने आउट ऑफ 100, तो हम इसको बेटर कर सकें। अब एक बहुत बड़ी बात जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि क्वाजिशंस पे हमने काम किया। बीइंग द क्रिमिनोलॉजी, आप में से क्रिमिनोलॉजी का भी कोई स्टूडेंट है? नहीं, अभी आप जाओगे, आपके आप हो। तो क्रिमिनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम। हमारा सिस्टम जो है वो चोर को पकड़ रहा है, चोर को पकड़ा, चोर किसने चोरी की, कैसे की, कब की, चोरी की रिकवरी की और जेल भेज दिया और उसको सजा दिलवा दिया, या जो भी हमारा प्रोसेस है। लेकिन हम ये नहीं ढूंढ रहे कि चोरी करने की वजह क्या है, कॉजिशन ऑफ क्राइम क्या है। तो कॉजेज पे काम अगर आपने करना हो तो सबसे पहले आपको गैप्स देखने पड़ते हैं, और गैप्स देखने के लिए आपको एक मिसाल दूंगा कि मैं एक अमेरिकन रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि बच्चा जो है क्राइम करने का जो उसका स्कूल से वो स्टार्ट करता है कि जहाँ से वो क्राइम को करना शुरू करता है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पॉलिश होता जाता है कि अगर आप उसको नहीं रोकते। तो एग्जाम्पल उसमें वो कोट करते हैं कि एक बच्चे के क्लास 5 के बच्चों के अंदर एक शिकायत थी कि जो बच्चा घर से नगेट्स लाता है वो चोरी होते हैं। रोज़ कोई ना कोई बच्चा है किसी के नगेट्स चोरी करके खाता है, लेकिन एक बच्चा जो अपने घर से जो उसकी वालदा उसको सैंडविच बना के देती है वो रोज़ वापस घर लाता है, वो खाया हुआ नहीं होता, अनअटेंडेड जा रहा है, कोई नहीं देख रहा। अब वजह ये थी कि वो बच्चा सैंडविच नहीं खाना चाहता लेकिन वो नगेट्स खाना चाहता है, वो चोरी करके खाता है। माँ भी अनअटेंडेड छोड़ रही है कि ये सैंडविच नहीं खा रहा, ये भूखा तो नहीं आ रहा, कोई वजह तो होगी। अगर उसको सैंडविच को वो नगेट से स्विच कर दे तो वो चोरी नहीं करेगा, वो अपने नगेट्स अपनी चॉइस के मुताबिक है। दिस इज द कॉजिशन कि आपने क्राइम की कॉज तलाश की है। तो जब भी आपने किसी सिस्टम को ठीक करना हो तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है उन गैप्स को कि व्हाट आर द गैप्स के जिसके ऊपर हमें वर्कआउट करना है। तो सबसे पहली बात, हमारे केस के अंदर एंटी रेप एक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम का कन्विक्शंस की जो रेशो कम है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम टाइम पे क्राइम को रजिस्टर नहीं कर रहे। फर्स्ट कॉज है। सेकेंड थिंग इज कि अगर हमने रजिस्टर किया तो देयर इज अ टेंडेंसी इन सोसाइटल बिहेवियर कि हम कोशिश करते हैं कि हम विक्टिम को किसी तरीके से सिस्टम के अंदर मजबूर कर दें कि वो एक्यूज की फेवर में आके स्टेटमेंट दे दे। अब इस चीज़ को कैटर करने के लिए सेक्शन 22 आप पढ़ेंगे एंटी रेप एक्ट के अंदर, विच प्रोवाइड्स 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। 22 प्रोवाइड करता है कि एक सीक्वेंस के अंदर वो प्रोवाइड करता है कि जी अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे, और सेकंड ये है कि अगर आप फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फॉल्स इन्वेस्टिगेशन और कंप्लेंट। तो इसके अंदर सेक्शन 22 प्रोवाइड करता है कि अगर गलत इंफॉर्मेशन दी है तब भी, और अगर आपने गलत इन्वेस्टिगेशन की है तब भी, दोनों सूरतों में डिलिंक्वेंट जो है उसको फेस करना 3 साल सजा। अब 2021 का लॉ था, 2021 से लेके अब तक हमारी एक भी पंजाब में FIR नहीं थी, क्योंकि पुलिस कंफ्यूज थी इस बात पे कि व्हाट इज द स्टेज कि आइदर वे इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अदर वे नॉन कॉग्निजेबल, आइदर वे इसका 182 की तरह पुलिस रिपोर्ट कलंदरा भेजना है या इसकी कोई FIR कटेगी। तो मैंने फिर इसमें IG पंजाब को एक लेटर लिखा, ये अभी रिसेंट पिछले साल की बात है कि हमने इसमें लिखा कि ये 3 साल सजा प्रोवाइड कर रहा है, और सेकंड स्केजुअल आप CRPC का देखें तो उसके अंदर 3 साल तक का सजा जो PPC से अदर देन लॉज है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसके अंदर आपने FIR काटनी है। तो अब FIRs कटनी शुरू हुई है उन केसेस के अंदर कि जहाँ पे हनी ट्रैप हो रहा है,
या जहां पे बहुत ज़्यादा विक्टिम ने रिजाइल कर दिया जाए। यहाँ पे रायवंड के अंदर अभी कल एक लाहौर की पहली FIR हुई है जिसके अंदर एक कॉलेज या स्कूल की वो एक गर्ल के हवाले से एक FIR दर्ज हुई कि जी गैंग रेप हुई। उसके बाद FIR दर्ज हुई, मेडिकल हुआ, स्वैब भिजवा दिए, PFS से रिपोर्ट वेटिंग थी, तो बच्ची ने जाके 164 के तहत एक्यूज की फेवर में स्टेटमेंट दे दिया कि जी मेरे तो एक्यूज ही नहीं। तो ये सोसाइटल बिहेवियर जो है, दिस इज द बेसिक कॉज कि हम विक्टिम को सपोर्ट करने की बजाय हम विक्टिम ब्लेमिंग में चले गए हैं, या विक्टिम को हमने मजबूर कर लिया है कि बेटा अब हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा कि मजीद अगर आप शहादत देने के लिए डाल। तो ये बेसिकली सोसाइटल बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। अब जिसकी वजह से हमें सेक्शन 22 के तहत मुझे खुद तकलीफ होती है, आई फील पेन के एक विक्टिम के साथ पहले जाती हुई, अब हम फिर उसको एक FIR के अंदर नामजद कर रहे हैं। लेकिन इस सोसाइटल बिहेवियर को रोकने के लिए, एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए हमें सेक्शन 22 देखें, इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर के मुताबिक हमें चलना है, हमें इन्फोर्स करना है लॉ को, और वो इन्फोर्स इसी तरह से होगा कि उसके तमाम के तमाम सेक्शंस जो हैं वो पूरे तरीके से उसके प्रैक्टिकल वे के अंदर उसको हम पूरे तरीके से अप्लाई कर सके। तो इस तरह से एंटी रेप एक्ट के अंदर अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है कि अगर हम इस लॉ को पूरे तरीके से इन्फोर्स करें, और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इसकी इन्फोर्समेंट के हवाले से हमारे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पहली दफ़ा हुआ कि इस आफ्टर टेकिंग चार्ज एज द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, उन्होंने फुल बेंच बनाया, और उस फुल बेंच के अंदर उन्होंने 27A का नोटिस किया, फेडरेशन को भी, प्रोविंस को भी, हमें भी नोटिस हुआ। तो उस नोटिस के बाद हमने उन गैप्स के ऊपर काम किया कि कौन से गैप्स हैं कि जिसकी वजह से ये एक्ट जो है पूरे तरीके से इन्फोर्स नहीं हो रहा। तो उसके अंदर अब गैप्स की अगर हम बात करें एंटी रेप एक्ट की, ये क्या बांट रहा है, उठा रहा है, इनको हमने बांटी थी PLJ से। यार ये बाद में उठा लेना, आपने तो सारा माहौल ही खराब कर दिया। तो एंटी रेप एक्ट का जो गैप्स हमारे सामने आए, उन गैप्स के ऊपर हमने अब एक समरी बनाई है, पुलिस के साथ बैठ के, मेडिको लीगल सर्जन पंजाब के साथ बैठ के बहुत ज़्यादा बात की गई। अब सेक्शन 8 अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 8 बात करता है कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी की। अब कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हुए एक्ट ये कहता है कि आपने विक्टिम का नाम जो है उसको कंसील करना है, स्यूडो नेम आपने देना है कि अगर वो नाम रेहान था तो उसका R यूज कर लें या उसको कोई स्यूडो नेम दें। लेकिन देयर इज नो मैकेनिज्म प्रोवाइडेड इन एंटी रेप एक्ट के, एंटी रेप एक्ट बता ही नहीं रहा कि मैकेनिज्म कहाँ से लेना आपने। अब उसके बाद आपने एंटी रेप एक्ट ने कहा कि जब तक आप इसके रूल्स नहीं बनते उस वक्त तक आप विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट को ले लें। अब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर आप उसकी डेफिनेशन क्लॉज देखें तो वो कहता है कि प्रोसीडिंग मीन्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस, कि एंटी रेप एक्ट तो अप्लाई तब होता है कि जब FIR दर्ज हो जाती है। अब पुलिस ऑर्डर अगर आपने देखा है तो पुलिस ऑर्डर के अंदर बाइफर्केशन कर दिया ऑपरेशनल विंग एंड इन्वेस्टिगेशन विंग, के पर्चा काटना ऑपरेशनल विंग ने। तो एंटी रेप एक्ट हो या विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट हो तो उसके अंदर तो प्रोसीडिंग मीन्स इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन से पहले पर्चा कट गया। तो रूल जब आए 2022 के, तो रूल 4 दिया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, उसके अंदर भी छोड़ दिया उन्होंने इस बात को कि अगर कंसील करना है तो ये प्रोसीजर होगा। तो हमने रिकमेंड किया कि आप रूल 4 को अमेंड करें, इसके अंदर आप प्रोवाइड करें मैकेनिज्म टू दी SHO सॉरी, कि आपने किस तरह से कंसील करना है। अब सेकंड थिंग आप देखें कि इस पूरी प्रोसीडिंग के अंदर 3 ऐसी स्टेजेस हैं जहां पे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट इज नॉट अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, दैट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। फर्स्ट स्टेज इज the copy of FIR that can be procured after the permission from, कि आपको परमिशन भी नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज कि आप मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वो आप इलाका मजिस्ट्रेट साहब को दरखास्त देके उसकी कॉपी ले लेते हैं, दैट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। थर्ड थिंग इज आप उस मेडिकल लीगल, अगर आप एंटी रेप एक्ट के हवाले से देखें, चाहे वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है या मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है या PMR है, उस पर नाम भी लिखा है विक्टिम का, वल्दियत भी लिखी है, ज़ौजियत भी लिखी है, एड्रेस भी लिखा है, ID कार्ड भी लिखा है, अंगूठा भी लगा, साइन भी हुए, तो कॉपी अगर ले लेगा तो कंसीलमेंट वाली तो बात खत्म होगी। एंड द थर्ड थिंग इज द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम रिकॉर्डेड बाय द लर्नड इलाका मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164
कि 164 का जो बयान है उसमें भी मैजिस्ट्रेट साहब नाम लिख रहे हैं, वल्दियत लिख रहे हैं, शनाख्त लिख रहे हैं, और उसके बाद 164 का बयान लिख रहे हैं, तो उसकी भी कॉपी ली जा सकती है। तो जब तक आप मैकेनिज्म रूल के अंदर नहीं लाएंगे कि जो स्यूडोनेम SHO इंट्रोड्यूस करेगा, नाउ आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस द सब्सिक्वेंट स्टेजेस आइदर वे ऑफ द मेडिको लीगल सर्जन सर्टिफिकेट और ऑफ द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC, उसके अंदर आप उस स्यूडोनेम को फिर किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो दिस इज द गैप इन द एंटी रेप एक्ट एंड रूल, इसके ऊपर हमने वर्कआउट किया। इसी तरह से अगर आप इस एक्ट को देखें तो इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपके सामने चीज रख रहा हूं, दैट इज सेक्शन 14। अब सेक्शन 14 ये कहता है कि आपने 164 का स्टेटमेंट जो है, अब ये ओवरलैपिंग की बात आपके सामने रख रहा हूं कि स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कोड, अब इसके अंदर उन्होंने कहा जो एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है कि इसका नॉर्मल कोर्स के अंदर 164 का स्टेटमेंट जज लिखता है, लेकिन इसके अंदर जज ने उसकी वीडियो बनानी है और वीडियो को प्रिजर्व करना है। अब 164 जो है, हाथ खड़ा करके बताएं कि 164 के अंदर तो प्रोसीजर नहीं दिया। एक मैजिस्ट्रेट प्रोसीजर कहां से लेता है 164 का स्टेटमेंट लिखने के लिए? हाँ आगे बता ना, कौन सा वॉल्यूम है? नहीं तेन पता है, बैठ जा। वॉल्यूम 3 के अंदर प्रोसीजर प्रोवाइड किया हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर का कि जिस हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर के अंदर कि वो किस तरह से 164 का स्टेटमेंट लिखा जाएगा। टाइम ड्यूरेशन जज खुद लिखेगा, जज पहले उसको मौका फराम करेगा, उसको इस बात की तसल्ली देगा कि ये आपके खिलाफ यूज होना है, सोच समझ के दें, जरूरी नहीं है कि आप दें। मेरे ऑफिस तो उस सीक्वेंस के अंदर ये ओवरराइड कर रहा है, वो कहता है कि आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे। अब अगर मैं मैजिस्ट्रेट साहब को कहूं कि जनाब इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, वो कहेंगे भाई जब तक हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर के अंदर प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किया मैं किस तरह से करूं। तो हमने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर को कि आप हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर के अंदर इस ओवरराइडिंग करते हुए एक्ट के मुताबिक अमेंड करें टू दिस एक्सटेंट के अगर 164 का बयान रिकॉर्ड करने के लिए आया एंटी रेप एक्ट के मुताबिक, तो फिर आप रिकॉर्ड करेंगे इस तनाजर में। तो ये अमेंडमेंट्स, दिस इज वन ऑफ द अदर गैप के जिसकी वजह से 164 का बयान रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो इस सारे के सारे सीक्वेंस के अंदर एंटी रेप एक्ट के साथ ही अगर आप सेक्शन 9 देखिए, सेक्शन 9 तो सेक्शन 9 के अंदर आपको प्रोवाइड करता है 9 इन्वेस्टिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस। अब ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी हमारे पास एंटी रेप एक्ट के तहत जब हमने टेकअप किए केसेस हाई प्रोफाइल के अंदर। तो सेक्शन 9 SSIU की बात करता है, लेकिन एंटी रेप एक्ट में SSIU की कंपोजिशन कहीं नहीं दी कि व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, कि इधर वे इंस्पेक्टर होगा, सब इंस्पेक्टर होगा, कितने लोग होंगे, कौन तफ्तीश करेगा, कौन हेड करेगा, कौन जिम्नी लिखेगा, सारे साइन करेंगे नहीं करेंगे। देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय द एक्ट और बाय द रूल्स। एक्ट भी खामोश है, रूल भी खामोश है। अब हमने इसमें रिकमेंड किया कि जब तक रूल अमेंड नहीं होता कोई SOP बनाओ। अब इसकी SOP बनी है कि ये कंपोजिशन होगी, सारे साइन करेंगे, कम अज कम जो इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर है वो शेड्यूल के लिए और शेड्यूल 2 के लिए तो प्रोवाइड कर रहा है कि कम अज कम 17 ग्रेड करेगा। तो ये एक मैकेनिज्म हम SOP के जरिए लेके आए हैं कि जब तक एक्ट अमेंड नहीं होता या जब तक रूल प्रोवाइड नहीं करते उस हवाले से, तो आप SOP के तहत इस गैप को कवर करेंगे। अब इसी तरह से आप देखेंगे बहुत से ज़्यादा हमारे पास केसेस इस किस्म के आए कि जिस केस के अंदर अगर आप शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 देखें तो उसके अंदर डकैती का चैप्टर नहीं दिया कि अगर डकैती के दौरान कोई मेल बच्चा या कोई फीमेल रेप हो जाए तो कौन तफ्तीश करेगा। आइदर वे एंटी रेप एक्ट के तहत आएगा, डकैती का तो शेड्यूल में है ही नहीं ऑफेंस, क्या करेंगे। तो सेक्शन 10 प्रोवाइड करते हैं एंटी रेप एक्ट का कि कनेक्टेड ऑफेंसेस जो होंगे उस अक्रंस के हवाले से अगर वह शेड्यूल में नहीं भी हैं तो SSIU बीइंग कनेक्टेड ऑफेंस उसके तहत उसको इसी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा, ये तस्वर करते हुए कि वह शेड्यूल ऑफेंस है। तो ये एक्ट ने खुद ब खुद इसको बयान कर दिया। तो इस तरह से ये एंटी रेप एक्ट जो है ये पूरे तरीके से एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ आपके सामने रखूँगा
कि जो GSP प्लस के हवाले से जो इसके साथ एक और लेजिस्लेशन की गई है, दैट इज़ कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर। आपने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि पुलिस के हवाले से हमारे मुल्क का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जब एक्ट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर जितनी मर्जी रीडिंग कर लें कि, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ फ्लॉज या डिफ़िकल्टीज ज़रूर उसके अंदर आ जाती हैं जो आफ्टर द लैप्स एक्ट प्रोवाइड करता है कि उन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करें। जैसे आप कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर का एक्ट देखें तो वो भी GSP प्लस के सीक्वेंस में बना। उसमें यह था कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, नैब इन्वेस्टिगेशन के दौरान या और भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, अगर वो तशद्दद कर दे या किसी को कत्ल कर दे, मावरा या अदालत कत्ल कर दे, तो उसकी तफ्तीश और FIR का इख्तियार दे दिया FIA को। तो मेरा सवाल ये था नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर कि पुलिस भी तशद्दद कर रही है, नैब भी कर रही है, तो उसको प्रोसिक्यूट FIA करेगा, तो FIA क्या तशद्दद नहीं करेगा? और अगर करेगा तो फिर उसको कौन करेगा, उसकी कौन तफ्तीश करेगा, उसका कौन FIR काटेगा? आप कहते हैं थर्ड पार्टी ने करना है। तो ये दिस इज़ द फ्लॉ ऑफ दैट वेरी लॉ कि आपको एक वाइस वर्सा करना पड़ेगा कि अगर पुलिस ने किया है तो उसको FIA अगर देख रहा है, तो अगर FIA का होगा तो उसको पुलिस देखे। तो जब तक आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे उस वक्त तक उस एक्ट ने पूरी तरह से इन्फोर्स नहीं होना, और वो एक किस्म का मैं समझता हूँ कि वो सिटीजन्स के दरमियान वो एक बैलेंस जो है वो आउट हो जाएगा। और बैलेंस अगर नहीं होगा तो अमाउंट्स के फिर जो है उनको राइट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा रहे। तो इस तरह एंटी रेप एक्ट के हवाले से जो ये एक छोटा सा लॉ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए चेंज हम तस्वर करते हैं। तो ये एक्ट है जो मैंने आपके सामने रखा। अब इस एक्ट के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से करें तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इसके बाद थोड़ा सा सेशन हम करेंगे ट्रायल के हवाले से, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम मैंने निकाला है। उस हवाले से क्या टाइम हुआ? सर अभी हुआ है जी, वी हैव 20 मिनट्स। अभी आप 10 मिनट सवाल करेंगे और 10 मिनट में फिर मैं आपको एक जर्नल सा टॉपिक आपके साथ लेक्चर में दूंगा कि जो आपको ट्रायल के हवाले से बहुत हेल्पफुल होगा। सर मेरा एक पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा सर। अब प्रैक्टिकली अगर आप थोड़ा सा गाइड कर लें कि खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली के अंदर, या अगर आपको अभी कॉल, आप वकील हैं और अभी आप कॉल आई है कि जी रेप हो गया है, तो व्हाट आर द एसेंशियल स्टेप्स कि प्रोसिक्यूशन प्रॉपरली हो सके, व्हाट नीड्स टू बी डन इमीडिएटली? अगर मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इसमें एंटी रेप क्राइसिस सेल जो है ARCC हर डिस्ट्रिक्ट में बन गए हैं, और हॉस्पिटल्स के अंदर हमने ARCC सेंटर्स बना दिए हैं, जिन सेंटर्स के अंदर अगर आप सर्विसेज हॉस्पिटल कभी किसी का चक्कर लगे तो उसकी इमरजेंसी के बिल्कुल साथ ARCC सेंटर बनाया गया है। इसी तरह भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में अभी हम यूनाइटेड नेशंस के ताउन से हम इन सेंटर्स को ओपन कर रहे हैं, जिसके अंदर वन रूफ के नीचे उनको मेडिकल लीगल की फैसिलिटी, उसको मेडिकल एडवाइस के हवाले से, लीगल एडवाइस के हवाले से लीगल एडवाइज़र्स वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे FIR का इंदराज उसी रूफ़ के नीचे, वहाँ पे पुलिस जो है वो मुतलका मौजूद है, और वहाँ पे सोशल सपोर्ट के लिए हमारा सोशल सिक्योरिटी के हवाले से जो हमारा सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स हमारे उन सेंटर्स में मौजूद हैं। आपका सिर्फ काम ये है कि अगर आपको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हो तो आप 15 पे कॉल कर सकते हैं, या मुतलका जो करीबी आपके हॉस्पिटल का, सरकारी हॉस्पिटल का, मेडिकल लीगल का शोबा है जो इमरजेंसी को ट्रीट करता है, आप विक्टिम को वहाँ पहुँचाएँ। वहाँ पे वन रूफ़ के अंडर ये तमाम की तमाम जो ज़रूरियात हैं वो स्टेट अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए पूरी कर रही है। जी, अब और क्या सवाल आप? सर क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि वो लड़की ने 164 का जो स्टेटमेंट था उससे वापस आ गई, रिजाइल कर गई वो प्रीवियस स्टेटमेंट से। तो हम ऐसे नहीं करते कि हम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस को खत्म ही करते हैं? कंपाउंड तो पहली बात ये कंपाउंड है ही नहीं। रिजाइल करते ही आप वहाँ पे हैं जहाँ पे कंपाउंड ना हो। कंपाउंड होता हो तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो जाए ना, फिर तो कंपाउंडिंग हो। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि ये एक्ट कंपाउंडेबल नहीं है। अगर आप फोर्निकेशन देखें, अब हमने इसका अगला भी हाल निकाला है कि हमने अपने प्रोसिक्यूटर्स को एक गाइडलाइन दी है कि अगर वो रिजाइल करे तो आप उसको आर्टिकल 150 ऑफ QSO के तहत हॉस्टाइल डिक्लेयर करें, उस पर वो मटीरियल पुट करें, और कुछ नहीं तो फोर्निकेशन देखें, मेडिकल मौजूद है, DNA मैच किया हुआ, सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा विक्टिम, तो विक्टिम को आप, अगर वो रेप नहीं था तो फिर वो फोर्निकेशन थी ना, फिर वो जनाबिल रजा था, तो उनका कलंदरा, उनका जो है प्राइवेट कंप्लेंट भिजवा दें ताकि वो प्रोसिक्यूट हों दोनों। वो तो भाई लड़की के अगेंस्ट क्यों जाएगा? डेफिनेटली। और ये सेक्शन 22 जो है ये भी बिल्कुल सेक्शन 22 उसी लाइन के ऊपर है कि अगर वो रिजाइल कर जाए, उस मटेरियल को ओन ना करे, तो फिर उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी, जिस पे पर्चा कटा था, जिस पे मेडिकल हुआ था, जिस पे PFS हुआ था, तो अब उसको फिर सेक्शन 22 के तहत
3 साल सज़ा, वो चाहे विक्टिम हो या कंप्लेनेंट हो या विटनेसेस हो, तो उनको फेस करना पड़ेगा। जी 1 मिनट जी, आप खड़े हो जाएं ज़रा, जी बताएं। मेडिकल में उसका आदत है कि इसके साथ रेप हुआ है, तो फिर वो अगर फॉल्स एलिगेशन बन जाती है, फिर भी उसके खिलाफ एफआईआर होगी। देखिए गुजारिश ये है कि मेडिकल हो, पीएफएसए हो, कोई भी रिपोर्ट, दैट इज corroborative पीस ऑफ एविडेंस। पहले आपको एविडेंस चाहिए, उसकी corroboration है ना। जब एविडेंस ही बैठ गई तो corroboration, खाली डीएनए पे तो आप किसी को सजा नहीं देंगे। मेन थिंग इज द मेन प्राइमरी एविडेंस, उसकी corroboration है। वो मेडिकल भी हो सकता है, वो पीएफएसए हो सकता है, वो बुरान में बुलाता हूँ, लेता हूँ सवाल। तो उस हवाले से ये बेसिकली आपके पास, मैं बुरहान का नाम ले रहा हूँ, ये ना समझे कि बहुत ज़्यादा मुझे अजीज़ है। मेरे पास कुछ दिन रहा मेरे चैम्बर में, इसलिए मुझे पता है। इसके कान खींचूंगा, टाई के बगैर बैठा ये अकेला। नहीं, उसकी उतरवाई है, काली उसने लगाई हुई थी हाँ, पहले ये से। गलत देख रहे ना, जहाँ जाओगे ना मेरे लिए बायसे शर्मिंदगी होगी तुम। तो ये बेसिकली corroboration जो है वो आपके पास अगर प्राइमरी एविडेंस ही नहीं है तो corroboration जो है वो आपकी उस तरह यूटिलाइज नहीं। लेकिन हम करते ही हैं कि जब 150 का आप चैप्टर देखेंगे QSO का, तो वो हॉस्टाइल विटनेस का आपको प्रोसीजर बताएगा कि आप उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर लें और मटेरियल पुट कर लें, ताकि कोर्ट हॉस्टाइल विटनेस के मटेरियल को देख के सजा दे सके। तो दिस इज द प्रोसीजर। जी आप आपने बताया कि एक ना सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री बनाई जा रही है, और बताएं। सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर रजिस्टर बनाया जा रहा बन चुका है इस एक्ट के तहत। हाँ, बन चुका है। और उसके अंदर आपने बताया कि जितने भी जो प्रीवियस ऑफेंडर्स होंगे उनका नाम उसके अंदर दिया जाएगा और उनको यानी कि मॉनिटर किया जाएगा। तो कोई उसके ऊपर टाइमलाइन के बारे में भी गाइड है कि कितने टाइम के लिए उनको किया जाएगा कि वो जो कन्विक्टेड हैं, पहली बात यह है कि वो कन्विक्टेड है। उसका मैकेनिज्म ये है कि हमारे जो 197 पूरे प्रोसिक्यूशन के प्रोसिक्यूटर्स हैं अक्रॉस पंजाब, जो इन एंटी रेप एक्ट कोर्ट्स को डील कर रहे हैं, जैसे ही सज़ा होगी वो रजिस्टर के अंदर मेंटेन करेंगे। रजिस्टर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हर महीने के एंड पे नेशनल पुलिस ब्यूरो को भेजता है। नेशनल पुलिस ब्यूरो उसको नादरा को भेजता है ताकि नेशनल डाटा बेस के अंदर आ जाए कि ये कन्विक्टेड है। वो डाटा कभी ख़त्म नहीं होगा, वो डाटा हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि वो कन्विक्टेड है। अब कन्विक्शन इस सीक्वेंस में कि वो कहीं पे इलेक्शन लड़ सकता है नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर वो रजिस्टर हो गया। नेक्स्ट हमारा ये है कि इसके ऊपर बाकी जिस तरह हमारे कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है कि हम उसका एक वायरलेस सिस्टम करेंगे कि कोई ऐसा मैकेनिज्म रिंग सीक्वेंस हो जाएगा कि ख़ास एरियाज़ के ऊपर वो रिंग बाइंड कर जाता है कि उस एरिया से अगर बाहर जाएंगे तो बजर क्रिएट करेगा कंसर्न पुलिस स्टेशन को कि यहाँ पे आए। वो हाँ, वो पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है। लेकिन अभी क्योंकि दिस इज़ अ न्यू लॉ, तो उस हवाले से हमारा एक मैकेनिज्म अभी जनरेट हो रहा है। जी लास्ट पे किसी ने हाथ खड़ा किया था। जी सर, इस एक्ट में जैसे कि एक विक्टिम और विटनेसेस जो है वो उनकी जो आइडेंटिटी है उसको कंसील करने के लिए जो है वो प्रोविजंस मौजूद है, लेकिन अगर ये जो पूरा केस अगर जो है फॉल्स कंप्लेन है, तो अक्यूज की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के लिए ऐसी कोई प्रोविजन क्यों नहीं मौजूद, क्योंकि उसकी तो जनरल रेपुटेशन और डिस्पोजिशन जो है वो खराब हो जाएगी। देखिए एक्यूज की हद तक इसलिए विक्टिम को क्योंकि सपोर्ट इसलिए करना है कि उसके साथ एक क्राइम हुआ है। एक्यूज के पास पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है कि वो सेक्शन 22 के तहत भी जा सकता है, वो डैमेजेस फाइल भी कर सकता है। देखें वनरेबल्स जो हैं वो ख़वातीन और बच्चे हैं। रूटीन अगर आप सेक्शन आर्टिकल 25 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इक्वल राइट्स होने के बावजूद एक्ट अगर आप आर्टिकल 25 देखें तो उसके अंदर वनरेबल्स बीइंग वुमेन और चाइल्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा इनको प्रेफरेंस देंगे। तो ये सीक्वेंस है जिस वजह से विक्टिम को सपोर्ट करने के लिए विक्टिम की आइडेंटिटी कंसील की जा रही। जो आप बात कर रहे हैं कि अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन थी तो वाकई उसका जो इसको हम एक और तरह से भी देखते हैं कि हमारे पास विशाल केस यहाँ पे चल रहा है, जिस केस के अंदर हमने खुद इसको टेकअप किया था कि बहुत से कैमरामैन, बहुत से ब्लॉगर्स थानों में जाके इंटरव्यू कर रहे हैं और थानों में जाके वो प्रायर जजमेंट उन्होंने एक जजमेंट दे के और पूरे माशरे में एक आदमी को बदनाम कर दिया। हो सकता है कल को उसे इक्विटी हो जाना, हो सकता है कल को उसका कंप्रोमाइज़ हो जाना। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने विशाल केस के अंदर स्टे जारी किया कि कोई कैमरामैन जो है उसको एक्सेस नहीं देंगे। पूरे तरीके से पुलिस ऑफिसर्स को बाउंड किया कि अगर आपने एक्सेस दी तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एंटी रेप एक्ट के अंदर मैकेनिज्म 376 अगर आप देखेंगे तो दिया गया है कि अगर वो विक्टिम की, लेकिन वो वाली बात वहीं पर रह जाती है कि विक्टिम को सपोर्ट करता है ये एक्ट, लेकिन ये एक्यूज को सपोर्ट नहीं करता। सर अपॉर्चुनिटी मिली है तो मारिया टोबा टेक सिंह ने जो केस हुआ था उसके हवाले से थोड़ी सी अपडेट दे दें।
हाँ, मारिया वाला जो केस है वो फाइनल आर्गूमेंट पे आ गया है और अभी आपको एक आधे दिन में इंशाल्लाह ताला उसकी जजमेंट जो है वो आएगी और उसमें आपके सामने जो प्रोसिक्यूशन ने वेरी फर्स्ट डे से लेके, क्योंकि वो एक आम केस की तरह उसकी फ़ाइल बंद हो जानी थी, लेकिन हमने उसमें लाइन ऑफ इंक्वायरी मैंने खुद पहले दिन दी थी, उसको हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर कराया और ये पंजाब का पहला केस होगा कि जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन की तरफ से पूरे तरीके से उस केस को हमने पहले दिन से लेके लास्ट डे तक, आज सुबह जो मेरे पास रिपोर्ट आई है उसके अंदर डीपीपी ने आज उसमें आर्ग्यू करना है और एक आध दिन में इंशाल्लाह जजमेंट डिलीवर होगा। सर ये इसमें मेल रेप नहीं बीच में कवर्ड, चाइल्ड का है, मेल चाइल्ड का तक है 18 से नीचे, और अगर ज्यादा उम्र का हो तो उसका 377 में सर्डमी में चला जाएगा, बट इसमें नहीं आएगा। इसमें नहीं है। इसमें विक्टिम जो है उसकी डेफिनेशन क्लॉज जो है वो प्रोवाइड करती है कि फीमेल और अ मेल चाइल्ड द एज ऑफ 18, और मैं इसमें एक और जो मैंने बात भेजी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 के इसके अंदर ट्रांसजेंडर्स का वर्ड इंक्लूड होना चाहिए जो कि इसके अंदर जो इसके अंदर नहीं है। हाँ जी जी, वो क्या कह रहे हो? नहीं, अगर वो इक्विटल का देखना पड़ेगा ना, इक्विटल वो मेरिट पे होगा तो उसकी और सर्कमस्टांसेस होते हैं, अगर रिजाइल हुआ है विक्टिम तो उसकी और सर्कमस्टांसेस हैं। अगर वो रिजाइल हो के इक्विटल करा देता है तो फिर जो हमारा कंसर्न प्रोसिक्यूटर है, एक तो वो जजमेंट को चैलेंज करेगा और दूसरा वो कंसर्न्ड SSIU जिसने चलान सबमिट किया था उसको रेफरेंस भेजेगा कि इसके खिलाफ 155C की FIR दर्ज कराओ। मैं अभी एक अहमद साहब को एक FIR भेज रहा हूँ, इस FIR की कॉपी आपको ये अभी यहाँ पे अगर ये शो कर दें, दिस इज़ द फर्स्ट FIR विच हैज़ बीन लॉज्ड इन लाहौर, जो रेप केस के हवाले से 22 की विक्टिम के अगेंस्ट हुई है, वो मैं अभी अहमद साहब आपको एक लम्हे के लिए भेज रहा हूँ। बाद में ऐड होगी वो मोबाइल आपके सामने वीडियो उसमें लाइव स्ट्रीम हो रहा है उस पर। अच्छा, तो ये अभी आपको अहमद साहब को मैं भेजता हूँ तो वो आपको इसी जो हमारा ये लेक्चर है इसके अंदर साथ उसको क्लब कर देंगे। तो बेसिकली आर्टिकल अगर आप सेक्शन 22 देखें तो वो बेसिकली मैकेनिज्म ही प्रोवाइड करता है इस किस्म के केसेस को, कि जो हनी ट्रैप के हवाले से आप देख रहे हैं कि बहुत से गैंग जो हैं वो पूरे पंजाब के अंदर हमारे पास इस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो लोगों को हनी ट्रैप करने के बाद और इसी किस्म की FIR दर्ज कराने के बाद फिर पैसे लेके और उनको वो जाके उनकी फेवर में स्टेटमेंट दे देते हैं और विक्टिम रिजाइल कर जाते हैं। तो इसको कैटर करने के लिए देखें, सिटीजन हैव द इक्वल राइट्स। अगर एक्यूज्ड के खिलाफ कोई लॉ है तो फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी भी आपने प्रोवाइड करनी है, दैट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 10A। तो फेयर ट्रायल तब तक नहीं हो सकती जब तक आपकी फेयर इन्वेस्टिगेशन ना हो, और फेयर ट्रायल अगर आप देखें तो सिर्फ 10A नहीं है, फेयर ट्रायल एक्ट आप 2013 भी देखेंगे कि उसके अंदर भी पूरा मैकेनिज्म दिया गया कि फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी होगी क्या, वो किस तरह से आपको देनी पड़ेगी और उसका क्या मैकेनिज्म जो है वो एक्ट प्रोवाइड करता है। इधर प्लीज सवाल। जी जी, आप बताइए। जी, एंटी रेप एक्ट के अंदर 4 मंथ्स का टाइम जो है वो इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जिसके अंदर एक्ट में टाइम लाइन दी गई, और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी पॉजिटिव अप्रोच ऑफ द लेजिस्लेचर कि आपका CRPC के अंदर भी 2 तरह के ट्रायल हैं, वन इज़ द सेशन ट्रायल, अदर इज़ द मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल। तो उसके अंदर भी अगर टाइम लाइन हो तो ये मसला हल हो सकता है। क्लियर जी? अब मैं आपको सिर्फ कितना टाइम है? 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको एक जर्नल सा सीक्वेंस बताऊंगा फॉर द ट्रायल। तो ट्रायल के हवाले से जो हमने अपना जिस तरीके से मैं काम करता था, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आप कोई भी चलान जिसके ऊपर आप काम करना चाहें तो बड़ा आसान तरीके से जो फौजदारी साइड का काम करेंगे उनके लिए सबसे बेस्ट जो प्रैक्टिस मैं बताऊंगा वो ये है कि आप सबसे पहले नीट करने के लिए FIR के फॉर्म्स वो आपको इजीली सेशन कोर्ट से मिल जाएंगे, वो लें। डेली की बुनियाद पे एक FIR, आप कंप्यूटराइज्ड FIR आ रही, लेकिन आपने कोशिश करनी कि हाथ से लिखी हुई FIR जो है वो आप लें और उस FIR को खुद नीट करें। और उस नीट करने में बहुत से ऐसे लफ्ज़ होंगे जो आपको उस वक्त समझ नहीं आएंगे, उसको रेड मार्कर से हाईलाइट कर लें
बाई द एंड वो आपको जब FIR कंप्लीट होगी तो ऑटोमेटिकली आपको 10 से 12 FIR रीड करने के बाद वो लफ्ज़ आपका माइंड खुद ब खुद उसको फिल अप करना शुरू कर देगा। सेकंड थिंग इज़ बहुत ज़्यादा हमारे पास मेडिकल लीगल जूरिस्प्रूडेंस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हर्ट का चैप्टर, आपका मर्डर ट्रायल के हवाले से बहुत से ऐसे लफ्ज़ आपके सामने आएंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी सुने भी नहीं। तो उसके लिए बहुत आसान हाल मैं बताऊंगा कि आप अनारकली चले जाएं, ओल्ड बुक शॉप, अहमद साहब बहुत ज़्यादा समझते हैं सब्जेक्ट को मेरे से बहुत ज़्यादा, वहाँ चले जाएं। मोदी या पारेख की आपको अगर इंडियन एडिशन मिल जाए तो दैट इज़ द बेस्ट कि आप वो ले लें। और उसके अंदर मैकेनिकल वायलेंस का चैप्टर जो आप ज़रूर पढ़ें। उस मैकेनिकल वायलेंस के अंदर आपको तमाम टाइप्स ऑफ वेपन, वेलोसिटी ऑफ वेपन, सॉफ्ट बोर हैं, किस बोर के हैं, क्या सीक्वेंस होता है, व्हाट इज स्मजिंग, व्हाट इज टैटरिंग, व्हाट इज ब्लैकनिंग, गैस किस तरह, क्या डिस्टेंस होता है, कितने फासले से गोली लगी तो टैटिंग आएगी, कितने फासले से गोली लगी तो स्मजिंग आएगी, ब्लैकनिंग का क्या मतलब होगा, गैसेस कैसे सेपरेट करती हैं, हॉलो बुलेट क्या है, 30 बोर क्या है, 38 बोर क्या है, 12 बोर क्या है, कौन सी शॉर्ट गन है, कौन सी मैगजीन गन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के मैकेनिकल वायलेंस के चैप्टर मिलेंगे। और जिसने मैकेनिकल वायलेंस नहीं पढ़ा और वो कहे मैं फौजदारी वकील हूँ, तो बिल्कुल वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है। और उसके बाद जैम की डिक्शनरी मिलती है, वो आपने लाजमी लेनी है जैम की डिक्शनरी। और एक और बात बताऊँ, डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, एक आपके सामने एक बॉडी की उन्होंने एक आपके सामने ढांचा लगा होता है, बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर उन्होंने मेंशन किया होता है कि ये अगर टांग के ऊपर तो उसको उन्होंने 26-27 क्लासिफिकेशंस के अंदर नाम दिए होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर आप मेडिकल लें तो उसको आप नीट करें। नीट होने के बाद जो वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो लैटिन सीक्वेंस में जो आपको समझ नहीं आ रहे तो उसके साइड पे आप लिखें। उसके बाद उस नक्शे में देखें और जैम से उसको ट्रांसलेट करें और देखें कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। उसके बाद फिर आप उसको उठा के हर्ट के चैप्टर में ले जाएं कि आइदर वे मेम्ब्रेन के अगर फटने की बात कर रहा है या हड्डी के टूटने की बात कर रहा है तो डिसलोकेशन किस सीक्वेंस में हो रही है और उसकी पनिशमेंट जो है वो किस तरह से चेंज हो रही है। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ें। इसके बाद पोस्टमार्टम जो है वो आप जब पढ़ेंगे तो आपके सामने एक रिगर मोर्टिस का लफ्ज़ हर पोस्टमार्टम में आप कहेंगे कि ये रिगर मोर्टिस क्या है, तो फिर आपको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में जाना पड़ेगा। इसी तरह से मैगोट्स फॉर्मेशन उसमें लिखा होगा, आप कहेंगे ये क्या है, फिर आप देखेंगे पोस्टमार्टम स्टेनिंग आपको मिलेगी, ये क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेडिकल लीगल जब तक आप जूरिस्प्रूडेंस नहीं देखेंगे उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगी। अब इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पुलिस की वर्किंग का पता। और पुलिस की वर्किंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपसे मादद ख्वाह हूँ। मैंने कई दफ़ा अहमद साहब से कहा कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ाना ज़रूरी हैं जो हमारे सिलेबस में होनी चाहिए, जो नहीं है। वन इज़ पुलिस रूल्स एंड अदर इज़ द हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसको काइंडली मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इसको डलवा दें। उसकी वजह यह है कि पुलिस रूल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं मैकेनिज्म जिसके तहत पुलिस काम कर रही। पुलिस ऑर्डर कभी वर्किंग की बात नहीं करता। पुलिस ऑर्डर सिर्फ पुलिस की क्लासिफिकेशन की बात करता है, वर्किंग की बात पुलिस रूल्स करती है। तो पुलिस रूल्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले किसी भी ट्रायल का काम करने के लिए लीगली आपको नहीं मिलेगी कॉपी, लेकिन आपको कॉपी हासिल करना पड़ती है पुलिस फाइल की। और पुलिस फाइल जो है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जब ट्रायल सबमिट हो जाता है और कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है तो वहाँ पे कॉपी जो है वहाँ से इजीली करवाई जा सकती है। हम लोग करवाते हैं, अपने पार्टी को कहते हैं कॉपी लेके आओ। तो जो ज़िमनी है, ज़िमनी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंदरूनी ज़िमनी और बैरूनी ज़िमनी और पेट ज़िमनी, पता आप लोगों को किसी को? कौन है इधर से? आप बताओ क्या होती पेट ज़िमनी? सर पेट ज़िमनी जो उसके बैरूनी ज़िमनी जब वो नई तफ्तीश शुरू करेगा तो वो बैरूनी में आ जाएगी और उसके बाद जैसे जैसे वो साथ जारी रखता जाएगा वो सर उसकी पेट ज़िमनी और वो उसमें अंदरूनी भी उसको कहते हैं पेट ज़िमनी और अंदरूनी ज़िमनी। बेसिकली हर तारीख को जब पुलिस ने तफ्तीश करनी है तो उसने बैरूनी ज़िमनी का फॉर्म यूज़ करना है। आज मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने आज उसमें तफ्तीश शुरू की तो पहला फॉर्म बैरूनी ज़िमनी का लगा। बैरूनी ज़िमनी को नंबर लग जाएगा, बैरूनी ज़िमनी नंबर 100 एंड 100 डेटेड 100 एंड 100। अब आज के अंदर जैसे आप पेपर देते हैं, आपको एक पेपर के बाद एक पेपर की शीट ख़त्म होने के बाद आप एक्स्ट्रा शीट लगाते हो ना, तो जो आप अंदरूनी का पेज यूज़ करते हो दैट इज़ कॉल्ड एज कि जितने उसको पेपर चाहिए वो जितने लगाएगा दैट इज़ द पार्ट ऑफ बैरूनी ज़िमनी नंबर 1। लेकिन जितनी उसके अंदर उसने लगाई हैं एंड पे जाके वो अपना उस दिन की तफ्तीश का नतीजा लिखता है कि आज मैंने फ़लाँ जगह पे मौका मुलाजा किया था, मैंने जो नक्शा बनाया, मैंने बयान लिखे, मैंने रिकवरी बनाई, मैंने फ़र्द बनाई, मैंने ये किया, अब मैं रवाना होता हूँ किसी और काम के लिए। यहाँ पे वो ज़िमनी अपनी ख़त्म कर देता है। जो उसने क्रक्स लिखा दैट इज़ कॉल्ड एज पेट ज़िमनी।
और उसके बाद फिर वो अगले दिन तफ्तीश शुरू करता है सुबह, तो वो बैरूनी का पेज से स्टार्ट करता है। अब वो बैरूनी ज़िमनी नंबर 2 हो गया, डेट होगी, और उसके बाद उसने तफ्तीश की, फिर क्लोजिंग पेड ज़िमनी सी की, फिर तीसरे दिन की। तो एक 24 आवर्स के अंदर जो वो ज़िमनी लिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज। अब एक मैं आपके सामने एक और बात रखता हूँ, रात को 12 बजे डेट चेंज होगी, लेकिन तफ्तीश चल रही है, अब वो क्या करेगा? डेट खत्म हुई है, 12 बजे क्लोजिंग करेगा, ज़िमनी वही चलेगी, तफ्तीश चल रही है, अब उसको वो करेगा 1/अलिफ, रात 12 बजे के बाद की तफ्तीश जो है वो ज़िमनी नंबर 1/अलिफ लगा के वो उसको कंटिन्यू करेगा। क्यों? डेट चेंज होगी है, क्योंकि 24 घंटे के बाद जब डेट चेंज होगी, अगर तफ्तीश खत्म हो चुकी थी तो अगले दिन नई तफ्तीश, या 5 दिन के बाद नई तफ्तीश, नई बैरूनी ज़िमनी लगाएगा। लेकिन अगर 12 बजे के बाद डेट चेंज हुई है तो उसको अलिफ करके वो अपनी सारी प्रोसीडिंग को कंप्लीट करेगा। जी, ज़िमनी का ताल्लुक डेट के साथ होगा कि तफ्तीश के साथ होगा? जब डेट खत्म होगी तो नई डेट के साथ नई ज़िमनी होगी। लेकिन अगर वो ज़िमनी कंटिन्यू कर रहा है, वो रात 12 बजे डेट चेंज होती है ना, आज की डेट जो है रात 12 बजे चेंज होगी, फर्ज माल 11 बजे उसने शुरू किया ज़िमनी नंबर 1, अब 12 बजे डेट चेंज हुई है, डेट नेक्स्ट आ गई ना। अब आपके सवाल जिस तरह यहाँ से जवाब आया था कि वो ज़िमनी नंबर 2 कर ले, नहीं, तफ्तीश कंटिन्यू कर रही थी, डेट चेंज होगी, अब ज़िमनी नंबर 1 के नीचे अलिफ लगा। तो ये बातें जो हैं ये आपको प्रैक्टिकल बातें वो बता रहा हूँ कि जो हमने बरामदों के, सेशन कोर्ट के बरामदों से सीखी हैं। अब सेकंड थिंग इज़ कि आप पुलिस रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो पुलिस रूल्स ले लें, और उन पुलिस रूल्स के साथ साथ CRPC की कमेंट्री और PPC की कमेंट्री इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक ऑफेंस की डेफिनेशन भी पता हो, किसने ट्राई करना है, कैसे ट्राई होना है, आइदर वे कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। PPC की एक बुक लिया करते थे हम, खानज़ादा पब्लिकेशन की, उसकी खूबसूरत बात यह है, मेरा कोई कमीशन नहीं है भाई, लेनी हो लेना, ना लेनी हो ना लेना, लेकिन मैं क्योंकि कंसल्ट करता हूँ, उसके अंदर दैट इज़ दी ओनली बुक इन द मार्केट जिसमें PPC के सेक्शन के साथ शेड्यूल छाप दिया उसने, कि अगर आप 302 का सेक्शन पढ़ेंगे तो वो आपको यहीं पे बता देगा कि ये कॉग्निजेबल है, ये इसकी सज़ा इतनी है, ये कंपाउंडेबल है, ट्रायल व सेशन है। तो ये एक आपके लिए आसानी हो जाती है कि आपको सेक्शन के लिए CRPC का शेड्यूल नहीं देखना पड़ता। तो जो बुक है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताऊंगा कि पुलिस की जो मैंने आपको कहा फ़ाइल, वो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस की बहुत सी ऐसी लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं जो उर्दू लुगत से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, कि बहुत ज़्यादा एक वर्ड आपको मिलेगा मलाकी हुआ। मलाकी होना पुलिस की फाइंडिंग या पुलिस की रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है, लुगत में कहीं नहीं, लुगत में मुलाकात ही है। मुलाकी होने का मतलब है कि मुझे को बंदा मिला। अब इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो पुलिस बहुत ज़्यादा दरियाफ्त लिखती है पुलिस रिपोर्ट के अंदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब क्या मतलब है? स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट तो है आपका 161 के तहत। अब पुलिस बॉयल्ड स्टेटमेंट लिख लेती है, दरियाफ्त लिख लेती है, फलाना भला मलाकी हो, उसने ये कहा कि ये हुआ था। दे आर ड्यूटी बाउंड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हु इज एक्विंटेड ऑफ द फैक्ट्स अंडर सेक्शन 161 CRPC। वो लिखते नहीं है, क्यों? कि जो सपोर्ट कर रहा है प्रोसिक्यूशन केस को उसको लिख लो। अक्सर औकात ये होता है कि जब एक्यूज्ड अपना डिफेंस वर्जन लेके आता है तो वो भी दरियाफ्त लिखते हैं। मैं अक्सर कंप्लेंट सेल के अंदर उनको डायरेक्शन देता हूँ कि आप उनका 161 का स्टेटमेंट लिखें, क्योंकि सुकरा बीबी आप अगर केस देखें PLD 18 सुप्रीम कोर्ट 595 के, आपके एक केस के कई वर्जन हो सकते हैं। एक्यूज का वर्जन हो सकता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर फाइंडिंग और हो सकती है, कंप्लेनेंट का वर्जन हो सकता है, मरने वाले के बच्चों का वर्जन और हो सकता है, जख्मी गवाह का 5-5 वर्जन जो है एक FIR से निकलते हैं। पहले क्या होता था, मुर्जा भुट्टो केस पढ़ लें, एक FIR दर्ज हुई, दूसरे वर्जन की दूसरी हुई, तीसरी। सुकरा बीबी सॉरी सुकरा बीबी केस ने आके इस चीज़ को सेटल कर दिया कि अब फर्दर सब्सिक्वेंट FIRs नहीं होंगी, वर्षन रिकॉर्ड करेंगे, 161 के तहत करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और अपनी ओपिनियन इन द शेप ऑफ पुलिस रिपोर्ट कंसर्न कोर्ट को भेज देंगे। ऑल वर्जन्स मेड बाय आइदर बाय द कंप्लेनेंट और बाय द एक्यूज्ड और बाय द विक्टिम और बाय द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप भिजवा दें, कोर्ट देखेगी किसका वर्जन ठीक है। अब कोर्ट के ऊपर भी अगर आप देखें तो कोर्ट पे इस पे लॉ पूरे तरीके से सेटल है कि ज़रूरी नहीं कि कंप्लेनेंट सच्चा हो, ज़रूरी नहीं कि एक्यूज झूठा हो,
कोई तीसरी बात भी हो सकती है। वो कहते हैं कि कोर्ट खुद इन्फर करे फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो ये बेसिकली आपके लिए आज का एक छोटे से टाइम पे ये एक छोटा सा लेक्चर है, और इस उम्मीद के साथ कि ये सिलसिला जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह लाजमी इनके लाइसेंस के लिए लाजमी है सर हमारे लिए, सर हमारे लिए ऑनर आप हमारे साथ आए, आपने इतना टाइम दिया वगैरह। एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा, पुराने अगर आप बार वोकेशनल कोर्स के लेक्चर्स वगैरह देखो, और पीजी साहब ने जो कि आपके सामने फरमाया कि ये पहले भी लेक्चर्स होते रहे। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, फरहाद अली शाह वो आदमी है जो कि लाहौर बार के अंदर भी हमारे जब लेक्चर्स हुए तो वहाँ से इब्तदाइन से हुई। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी वहाँ पे दिया, फरहाद साहब ने भी दिया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी हमेशा अवेलेबल हुए, बार वोकेशनल कोर्स के हर जगह के ऊपर इनके लेक्चर्स हुए और रिकॉर्ड होके स्लाइड्स के साथ अवेलेबल हैं तमाम चीज़ें। इट्स नॉट जस्ट दिस लेक्चर, मुकम्मल तौर पे अगर आपने क्रिमिनल लॉ देखना है तो आप इनके लेक्चर ही सिर्फ देख लीजिए, वो दोज आर मोर देन इनफ टू एक्चुअली गिव यू ए सिग्निफिकेंट पोर्शन जो उसके अंदर है। तो सर तहे दिल से हम आपका शुक्रगुजार हैं। रिक्वेस्ट करेंगे सर आप अगर नीचे आ जाएं तो एक अदद गुलदस्ता हम आपको देना चाहेंगे, सारे दोस्त सामने अगर आ जाएं तो वी कैन हैव अ ग्रुप फोटो एज वेल। और इसके बाद आपको 5 मिनट के लिए आपसे और डिस्कशन एक है, प्लीज आइए। आपका भी बनना है ये अच्छी तस्वीर बनती है सामने वाला यार, शॉर्ट की भी जरूरत, सारे सही तरह आ जाओ प्लीज, पूरा करके वीडियो। और वो जो वाइट स्क्रीन वाला है जरा बनाइए, वाइट स्क्रीन वाली में करो सर। ये तस्वीर उधर ही, वीडियो नहीं बन रहा। ऑनर फॉर अस, थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज बैठिए, टेक योर सीट जल्दी से सो वी कैन गेट डन। आइए प्लीज। यार ये वाली भी किताब ले लीजिए, किधर गई? आप सारे दोस्तों ने वापस कर दी हैं अपनी, प्लीज PLJs ये भी ऐड कर दें, पूरी हो गई। सॉरी जी जी यार, पहले एक दफ़ा बैठ खत्म कर देना दोनों। आइए प्लीज तब सर, कैसे हो जाता है यार, रिलैक्स प्लीज, एक सेकंड के लिए अटेंडेंस हो जाएगी यार, प्लीज एक सेकंड रोको, बैठो। कल का प्लीज ताकीद है 9:30 के ऊपर आपने पहुंचना है। माजरत के साथ मैंने कल 9:45 के ऊपर दरवाज़ा बंद कर देना है। नहीं आएंगे, नहीं अटेंडेंस होगी तो नहीं होगी। आपको अगर अटेंडेंस के साथ इतनी ऑब्सेशन है तो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि वो उसके ऊपर आपको बाद में नरमी दिखा के हो भी जाएगी। मगर अगर आप डिसरप्ट करेंगे, और सबसे ज़्यादा ये लगता है अटेंडेंस का ही सिर्फ लगता है, पार्टिसिपेशन तो आपकी कोई खास नज़र आ नहीं रही। आज आते हैं आप रेलेवेंट टाइम के ऊपर क्या सीख भी रहे हैं या कोई चीज़ें वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इससे ज़्यादा बेहतर मौका नहीं मिलना। आप तमाम दोस्तों को सेकंड असाइनमेंट्स वगैरह, अटेंडेंस के ऊपर मैं फिर भी नरमी दिखा दूंगा, लेकिन असाइनमेंट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। अगर आपने नहीं अभी तक की और एंड के अंदर जाके आप कर रहे हैं वगैरह, उस डेडलाइन के बाद मैंने ख़त्म कर देना है मेहरबानी करके। सो ट्राई टू कीप अप, जो असाइनमेंट्स आपको दी जा रही हैं इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
पार्टिसिपेशन करनी भी, और ये जो है क्वेश्चंस वगैरह भी हैं जरा के लिए। आपसे जो शेयर अगला करूंगा बीच में मुकदमा, आज स्कैन वगैरह करवा के दे दी जाएगी। आपने अगले दो दिनों के अंदर उसके क्वेश्चंस बनाने हैं कि जरा में आपने पूछने क्या है, वो आप लिख के या एरियाज वगैरह के उसके आप नोट्स तैयार करके देंगे। दैट इज़ एन एसेंशियल असाइनमेंट जो अगली है। वही आप मवाद सारे का सारा देखेंगे और देखते हैं कि उसमें से आप क्या क्या नुक्ते अखज़ कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज जो फरहाद साहब ने आपको बताई है वगैरह, वो करने के लिए आई वुड ऑल्सो वांट क्रिमिनल लॉ के ऊपर आपको उसका भी मवाद वगैरह तैयार करने के लिए या मुकदमा तैयार करने के लिए फैक्ट्स के लिए दें हम, ताकि अभी तक ना आपने FIR देखी है, ना आपने मेडिकल लीगल रिपोर्ट देखी है। ये किताबें वगैरह तो आपको पॉइंट आउट कर दी गई हैं, लेकिन असल में और ज़िमनी देखने में क्या होती है, किस तरीके से ये चीज़ें आपको दिखानी लाजमी है, वो भी आपके साथ यहाँ पे हम शेयर वगैरह करेंगे। सो यू सी द मटेरियल आपके हाथ से भी गुजरे। मकसद लेक्चर देने का नहीं है, मकसद फरहाद साहब को बुलवाने का एक ये भी बीच में बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप तमाम दोस्तों के सामने दिखाएं ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड, लुक एट वेयर ही इज़ द हेड ऑफ बंदा। इसके पास ये पावर मौजूद है कि किसी को अगर छोड़ना चाहे प्रोसिक्यूटर जनरल के पास, प्रोसिक्यूट नहीं करना तो नहीं करना। एंड ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड एंड लुक यहाँ पे वो करके अप्लाई अपने आप को करके कहाँ तक पहुँचा, ही इज़ प्रोफेशनल। लुक एट हिज एनर्जी, जितनी एनर्जी के साथ और जितने पैशन के साथ बात कर रहा था, नज़र आ रहा था कि आप में से आधे बंदों को चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, बीच में पकड़ के शायद माजरत करके कि जी आपने फौजदारी की तरफ कभी काम किया ही नहीं हुआ। कलंदरा क्या है, वो PO क्या कह रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं उसको कहूँ कि पहले वो तो बता दो PO क्या होता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैसे होता है, क्या होता है वगैरह, ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। आपको इंडिकेट ये कर रहा हूँ, यू कांट जस्ट गो अहेड एंड से कि जी अटेंड कर लिया और ये हुआ। अगर नहीं समझ आई तो खोल के देखने की कोशिश करो, या अपने साथ वाले से पूछने की कोशिश करो। दैट इज वाई द पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज लुक एट वेयर ही हैज अचीव्ड। एज आई एम टेलिंग, इनका ही क्लास फेलो एक और शरारती हुआ करता था, वो साथ वाले कमरे में वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इरफान तार। ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स थे और काम करके, रगड़ा खा के, मुकदमे करके ये यहाँ तक आ गए हुए। कोई इनके बैकग्राउंड वगैरह, फरहाद का के वालिद साहब, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। हिज फादर पास्ट अवे, अपनी माँ का ख्याल वगैरह रखता है। इसकी 172 और चीज़ें, इसके बच्चे हैं, कम उम्री में शादी हो गई, 172 चीज़ें अगर आप फेसबुक पे फॉलो करें, ये आपकी तरह का है, आप में से है, मेरी तरह कोई बर्गर वगैरह नहीं है बीच में पकड़ के। और इसने सारी एग्जीक्यूट की हैं और ये यू कैन फॉलो हिम ऑन फेसबुक एंड एज वेल एंड यू कैन सी कि वो क्या चीज़ें कर रहा है। आपकी जो तकालीफ, आपके जो मामलात वगैरह हैं, आप सारे के सारे कर सकते हैं। वो उनका जो शागिर्द खड़ा हुआ था, लुक एट हिज फेमिलियरिटी विद हिम, उसका तो, उसकी तो गुड्डी चढ़ गई ना, उसका तो मुकदमे वगैरह उसको मिल गए ना ये सारे के सारे। आप में से किसी ने फरहाद के साथ बीच इस तरीके, इस लेवल के ऊपर एंगेज नहीं किया कि वो आपके सवाल वगैरह के ऊपर कहे कि जी वो प्रोसिक्यूटर जनरल, आपने प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट के इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स के जहाँ पे आपकी रोजी रोटी लग सकती। प्रोसिक्यूटर आप अपॉइंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर बीच में बैठ के, हर दफ़ा रेगुलरली इश्तिहार वगैरह आता है, इंटरव्यू वो लेगा, अगर तुम्हें जानता है वगैरह तो यू आर इन, अदरवाइज यू आर नॉट। अदरवाइज तुम हैंड टू माउथ, ये वकालत के अंदर ही होगा। वकालत के अंदर आपके सामने मुख्तलिफ नौइयत के लोग, मैं इसलिए ला के भी बिठा रहा हूँ कि आपको पता चले कि किन किन साइड के अंदर आपकी कमाई हो सकती है। यू शुड हैव आस्क्ड हिम कि जी प्रोसिक्यूटर कैसे बनते हैं, यू शुड हैव आस्क्ड हिम कि जी अच्छे प्रोसिक्यूटर की क्या रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी की सारी चीज़ें, यू मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टुडे, बट बात ये है कि यहाँ पे भी आपकी नौकरी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिविल जज लगना, वहाँ पे भी नौकरी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ADJ लगना है या रोज़ी रोटी करके। मुझे तो एडवांटेज डेफिनेटली है कि मुझे बाप की वजह से काम वगैरह आता रहा। अगर आपको नहीं आ रहा तो मे बी यू वांट टू बिकम अ प्रोसिक्यूटर। असामियाँ आई, इट्स अ कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन, उसके लिए उसको उसके फिंगर टिप्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें थी, वो किन नुक्तों के ऊपर किस जुबान में बात कर रहा था, वो जब तक आप नहीं करोगे तो यू आर गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी अप ऑफ एज वेल। एहसास दिलाने की बार बार मैं ये कर रहा हूँ कि आपके सामने उन बंदों को कर रहा हूँ कि जिनके साथ आपको उन लिंक अपना बनाना है, जिनके साथ आपने जिस तरीके से बनना है, ना तो सिर्फ उस तरह बनना है, उसके नीचे नौकरियां मिलती हैं जो कि आपको रेगुलर तनख्वाह मिलेगी। आप बादशाह होंगे एक जगह के ऊपर,
आप हाई प्रोफाइल के अंदर आप होंगे, आपका हाई प्रोफाइल केस के अंदर आप बीच में पेश हो रहे होंगे और अपने इलाके के आप किंग होंगे। सो अंडरस्टैंड दीज अपॉर्चुनिटीज, ये दिखाने के लिए आपके सामने इसलिए सारे आ रहे हैं। मेहरबानी करके कल प्लीज टाइम पे आइएगा। कल एक साबिक एडिशनल सेशन जज आपके सामने आ रहा है जो वाइस प्रेसिडेंट है, उससे आप जजी के बारे में पूछ सकते हैं, सिविल जज के बारे में पूछ सकते हैं, ASJ के इम्तिहान के बारे में पूछ सकते हैं। ये करके ये चीज़ें आपको, आप एक्टिव होके उससे लुक एट द मैन एज वेल, नॉट जस्ट व्हाट ही इज सेइंग। और ये अपॉर्चुनिटीज़ ASJ की तरफ अगर आपने जुडिशरी की तरफ जाना है तो मेरे से बेहतर वो शायद आपको गाइड कर सके। वो छोड़ के आ गया हुआ है, उसको नहीं बीच में, ईमानदार बहुत आदमी है, वो तनख्वाह उसको नहीं बीच में जचती थी, तो आके वो यहाँ पे सदर भी बना और क्या ज़बरदस्त वकालत करता है, क्या उसका सुलझा हुआ अंदाज है, उसके बच्चे भी हैं यहाँ पे, साथ ही उसका दफ्तर है। सो उसके वालिद बीच में थे, आई एम नॉट श्योर जज थे कि नहीं, लेकिन उसके वालिद साहब वकील भी थे। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू सी। इसके अंदर ज़्यादा छलांग मार के अंदर डूबोगे तो और ज़्यादा तुम्हें तैरना आएगा और ज़्यादा तुम्हें पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। आज आपका चौथा दिन कंप्लीट हुआ, पाँचवा हुआ, चौथा दिन कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ 8 दिन और मुझे बर्दाश्त करना है। ये मेरा ख्याल में शायद 10 दिन और करना है, बिकॉज मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके लिए 2 मेकअप डेज भी कर दूँ। अगर किसी की अटेंडेंस नहीं पूरी हो रही, कोई कह रहा था मैं बीमार हूँ, कोई कह रहा था मेरी ये मसरूफियत है वगैरह, तो आपको एक अदद मौका मिल जाए। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो महीने के बाद 2 हफ्ते के बाद एक और BVC शुरू हो जाएगा, उसमें 2 क्लासेस अटेंड कर लेना। सो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ हेडेक। ये सारी की सारी चीज़ें आपको फैसिलिटेट करने के लिए सारी हो रही है। कोई नुक्ता, कोई इशू वगैरह है तो यू कैन टॉक टू मी इंडिविजुअली, बट माशाल्लाह, बट इसको कहते हैं यू नीड। आज मैं देख रहा था पार्टिसिपेशन बेहतर हो रही है, सवाल करने बेहतर हो रहे हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा इंगेज करके क्वेश्चन एंड आंसर करोगे तो फिर ही सीखोगे। और कोई चीज़ किसी की अगर है तो पूछ ले। चलें ठीक, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, एंजॉय, बाय बाय। अगर किसी के पास शुमारे हैं तो प्लीज़ वापस कर दो, या नहीं तो मुझे अपनी जेब में से देने पड़ेंगे। 300 रुपये का सिर्फ वगैरह तो दे देना, अगर इतना ही शौक है ख़रीदने के लिए। वो कह रहे हैं सारे वापस कर दिए हैं। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी आप पूछो। क्वेश्चन सर, आई वाज हियर एट 9:35, मैं बैग रख के बाथरूम गया था तो वापस आया, तब तक वो अटेंडेंस लेके जा चुके थे।